हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 14 मिठाई माला को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। यह है अध्याय संख्या 14 मिठाई वाला। पांच परिचय के माध्यम से पता चलता है कि मिठाई वाला एक ऐसी मार्मिक कहानी है जो मानवीय रिश्तों को सर्वोपरि मापती है। मिठाई वाला धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी बच्चों से मिलने वाले प्यार पाने के कारण गलियों में खिलौने, बांसुरी और मिठाइयों को बेचता है। इसके द्वारा वह अपने खोए हुए बच्चों की छवि अन्य बच्चों में देख लेता है और आनंद का अनुभव करता है। उसके लिए अपने गमों की खुशियों के बदले का भला इससे कोई अच्छा उपाय और क्या हो सकता है। आइए पढ़ें। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र लेकिन बड़े मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला सुनते ही रह जाता। उसका स्नेहपूर्ण गाना सुनकर निकट यानी पास के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिको को उठाकर यानी अपनी एड़ियों को उठाकर सज्जों झज्जों पर से झांकने लगती थी। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी यानी जो उसकी टोकरी होती थी खिलौनों की, वो उसको खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करते लगते, पूछते, इचका दाम क्या है? ओले इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे दिया करता था। खिलौने लेकर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार से गाकर चल देता था। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक यानी सागर की हिलोर यानी सागर की जो लहरें होती हैं उसकी तरह उसका स्वर गली गली हर कानों में गूंजता था। इस छोर यानी इस किनारे से उस किनारे तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाया करता था। राय विजय बहादुर के दो बच्चे थे। एक दिन खिलौने वाला घर ले आया। वो दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। बच्चों का नाम था चुन्नू मुन्नी। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक तो खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी बड़ी हैरान हुई। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम पे लग गई। फिर कभी उसने ये विचार करने की जरूरत नहीं समझी। 6 महीने बाद में नगर भर में दो ही चार दिनों में एक मुरली वाले ने आने का समाचार फैल गया। एक मुरली बेचने आता था। मुरली यानी बांसुरी। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह ही उस्ताद है, यानी बहुत अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2 पैसे में। भला इतना उसे क्या मिलता है? मेहनत भी तो नहीं आती होगी उसकी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है यह मुरली वाला? कैसा है यह बुआ मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो अभी ज्यादा नहीं है, अधिक यानी ज्यादा नहीं है, 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगी साफा पहना होता है। कैसा? रंगीत बीकानेरी साफा। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। प्रतिदिन याना रोजाना इसी तरह मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली में उसका मादक मृदुल यानी बहुत ज्यादा नशीला और मीठा स्वर सुनाई देता था। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाना गाकर खिलौने बेचा करता था।
रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने वह इधर आए या न। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे, यानी अखबार पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, यानी खुश हो उठा। बोला, हाँ हाँ, सबको दे के। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। दी तो वैसे 3 पैसे, 3 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 2 में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा कर बोले, तुम लोग झूठ बोलने की आदत तुम्हें होती है। देते हो कि सभी को 2 2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद दिया कि तुम्हें 2 रुपए में दे दूंगा। मुरली वाला अचक चाकर बोला, यानी तुरंत बोला, बाबूजी, इतनी इनका असली दाम 3 पैसे ही है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1 हजार बनवाई थी, तब मुझे यह भाव पड़े। विजय बाबू बोले, अच्छा अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर से मकान के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग कहते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यह ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। यह लो, तुमको वैसी न चाहिए, ऐसी चाहिए। यह नारंगी रंग की, अच्छा यही लो। पैसे नहीं है, अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आओ पैसे। अच्छा यह दो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही निकाल रखी थी। तुम अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा मैं अब चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर वहां से आगे बढ़ गया। आज अपने मकान पर बैठी हुई रोटी मुरली वाले की बातें सुनती रही। आज भी उसे अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा, यानी जो बेचता भी था, वह भी कैसे सस्ता बेचता था, सामान बहुत सस्ता बेचता था। और आदमी कैसे भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा है। फिर 8 महीने बाद में सर्दी के दिन थे। रोहिणी नहा करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो मुरली वाला क्या बन गया, मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर जाना पहचाना था। छत से रोहिणी नीचे उतर आई। बूढ़ी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों को मिठाई ले लो। दादी उठकर बाहर आई और बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला पास आया, बोला, माँ जी कितनी मिठाई दूं। नई तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी और जायकेदार, यानी स्वादिष्ट। इन गुणों के अलावा ये खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूं। 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, ज्यादा नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे दे दूं। अब मैं आपको क्या, खैर मैं ज्यादा तो नहीं दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना। हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने जवाब दिया। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने को अधीर हो गई, उत्सुक हो गई। वह बोला, मिलना तो क्या, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी नहीं मिलता। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम, यानी जिसकी कोई सीमा न हो, वो सुख भी मुझे मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों पर चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दो। मैं उन बातों को सुनाकर उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, यानी तुम्हें नुकसान न होगा, मैं और भी मिठाई ले लूंगी, उसने कहा। इस पर उसने बड़े गंभीरता से मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर में प्रतिष्ठित आदमी था, यानी
अच्छी ख्याति वाला आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, 2 छोटे बच्चे थे। वह मेरे सोने का संसार था। बहुत खुश था मैं उसके साथ। सुख संपत्ति थी, बच्चे सुंदर थे, जैसे सोने के सजीव खिलौने हो। लेकिन विधाता की लीला, अब कोई भी नहीं है, सबकी मृत्यु हो गई। प्राण निकल प्राण निकले नहीं, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी-कभी हमें उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। जो नहीं है, उस तरह इसी को मैं पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। तभी चुन्नू-मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगी। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयाँ भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए और वह बोला, अब इस बार मैं पैसे न लूंगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। सुंदर से 5 के रचयिता है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।